स्टूडेंट्स, मैं हूं विष्णु सर और आज हम जो है किसी स्पेशल टॉपिक पे बात करने वाले हैं। चार्जेस, आवेश। बहुत बार आपने जो है 10th क्लास में भी सुना होगा चार्जेस क्या होते हैं। हम बचपन से जो पढ़ते आ रहे हैं 8, 9, 10th में आ जाता है कि चार्जेस कितने तरह के होते हैं, चार्जेस होते क्या है, चार्जेस जो है आवेश जो है वो किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव जो है उनके बारे में बात की जाती है, कब अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं, कब रिपेल करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और ये जो है हम क्यों पढ़ रहे हैं और इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो क्या होती है। चैप्टर का नाम जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। सभी बुक्स कोई भी आप बोर्ड के बुकों में सब में फर्स्ट चैप्टर और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड, और नाम है कई जगह मिलेगा आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी। तो ये जो सब टर्म्स है, ये जो सब जो टॉपिक्स है, ये क्यों बने हैं, इनमें चार्जेस का क्या योगदान है, क्या इनका कंट्रीब्यूशन है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। तो डटे रहिएगा, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और साथ में वीडियो पोस्ट करने के बाद नोट्स भी लिख लीजिएगा ताकि आपको जो है रिवीजन करने में आसानी हो और टॉपिक क्लियर हो जाए। तो देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेस यूट्यूब चैनल, और मैं हूं विष्णु सर। आइए आज आते हैं हमारी अपनी टॉपिक पर। अब डिस्कस करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ये क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं तो देखो, जो चार्जेस होते हैं वो जो है फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं उसको, विद्युत क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए यही वीडियो है। एक ही वीडियो में मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज जो है वो ट्रांसलेट करता रहूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले हैं उनको भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि सर इंग्लिश मीडियम के जो वर्ड्स है वो टर्म्स जो है वो हमें समझ नहीं आते हैं, और इंग्लिश मीडियम वालों को प्रॉब्लम होती है कि हिंदी वाले जो टर्म्स है वो हमारी पकड़ में नहीं आते। इसलिए मैं क्या करता हूं कि नॉर्मली जो है इस तरीके से पढ़ाता हूं ताकि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। टॉपिक में कंफ्यूज मत होना कि सर में टॉपिक जो है वो क्या उसी तरीके से चल रहा है, मैं सीबीएसई बोर्ड में हूं या मैं बिहार बोर्ड में हूं या यूपी बोर्ड में हूं या राजस्थान बोर्ड में हूं या मैं तो एनटीएससी टैलेंट सर्च एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा हूं। तो आपको जो है आईआईटी जेईई नीट जो है उस टाइप का पूरा मटेरियल यहाँ पे मिलने वाला है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आराम से वीडियो लाइव क्लास की तरह देखना है, जैसे सामने हम बोर्ड क्लास में पढ़ते हैं वैसे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आगे मेरी बात समझे, आगे बात करते हैं हम चार्जेस की। तो मैं कहा था, हाँ मैं कह रहा था कि जो चार्जेस होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। अब कुछ आगे पहुंच गया हूं, थोड़ा सा पीछे आता हूं मैं। ये जो चार्जेस है उनके बारे में हमें पढ़ना है, क्योंकि अभी जैसे जैसे हम आगे चैप्टर पढ़ते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड आता जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र आता जाएगा, एसी करंट, डीसी करंट आता जाएगा, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा के बारे में बातें होगी। तो इन सब में जो योगदान है वो होता है इलेक्ट्रॉनों का, और इलेक्ट्रॉन जो है वो होते हैं हमेशा नेगेटिव चार्ज वाले, ऋणात्मक आवेशित होते हैं। तो मतलब हमें किसके बारे में सबसे पहले बात करनी है, चार्जेस के बारे में। तो देखो ये जो टॉपिक है, या हम बात करेंगे जब चार्जेस स्टेशनरी कंडीशन में हो, मतलब जब आवेश स्थिर अवस्था में हो तो वो किस तरीके के गुण दर्शाएंगे, किस तरह की उनकी प्रॉपर्टीज होगी, क्या क्या वो कर सकते हैं, क्या वो नहीं कर सकते हैं, क्या वो प्रोड्यूस करेंगे, मतलब क्या क्या चीजें वो उत्पन्न करेंगे, क्या नहीं करेंगे, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। आगे मेरी बात समझ में, तो सबसे पहले बात करेंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की, स्थिर वैद्युतिकी। बहुत सारे लोग बुक्स से जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं अपने आप से, तो इन टर्म्स को हमेशा नेग्लेक्ट करते हैं, और जब वो कहीं पर जाते हैं, किसी इंटरव्यू में बैठते हैं, कभी कोई किसी स्टूडेंट से मिलते हैं, अपने से जो छोटे होते हैं, जूनियर्स होते हैं, उनसे मिलते हैं, कभी कोई नया टीचर आता है क्लास में, तो सबसे पहले यही पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्चुअली होता क्या है। ये जो टर्म है स्थिर वैद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसका मतलब क्या है। तो देखो ये फिजिक्स के एक ब्रांच है, या ऐसे कह दो एक चैप्टर है, एक टॉपिक है जिसके अंदर हम चार्जेस की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स का एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा चैप्टर है, या कह दो ऐसी एक ब्रांच है जिसके अंदर हम बात करते हैं किसकी, चार्जेस की, लेकिन वो जब ये स्टेशनरी कंडीशन में हो, स्थिर अवस्था में हो, ठीक।
ठीक है। तो स्थिर वैद्युतिकी में हम आवेशों के बारे में अध्ययन करते हैं, चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं जब उनकी कंडीशन स्टेशनरी हो, मतलब वो मूविंग कंडीशन में नहीं होने चाहिए, वो गतिमान अवस्था में नहीं होने चाहिए। चार्जेस, आवेश हमेशा एक जगह स्थिर होने चाहिए। अब कुछ लोगों के दिमाग में आइडिया ब्लिंक कर रहा होगा कि क्या सच में चार्जेस जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं? हाँ जाते हैं, लेकिन उसके बारे में हम पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। फिलहाल हम बात करेंगे जब चार्जेस स्टेशनरी कंडीशन में हो, जब स्थिर अवस्था में हो, तो जो जिस चैप्टर में, जिस एरिया में, जिस रीजन में, जिस टॉपिक में हम ये सब पढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर वैद्युतिकी। ये मैंने अपनी लोकल लैंग्वेज में नॉर्मल समझा दिया आपको, ताकि आपको एक बार में समझ में आ जाए, ठीक है। आप दूसरे आदमी को समझा पाओ, क्योंकि कई बार क्या होता है हमें समझ में सब आ जाता है बट हम जो उसे यूटिलाइज नहीं कर पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो नॉलेज आना मायने नहीं रखता है, आने के बाद उसे एक्सप्रेस और उसे यूटिलाइज, उसे यूज कैसे करते हो वो भी मायने रखता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं चार्जेस की। तो सबसे पहले बात करते हैं चार्जेस होते क्या है। आवेश, आज तक बहुत सारे बच्चों ने ये तो पढ़ लिया कि जो चार्जेस होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, आवेश जो होते हैं वो धनात्मक और ऋणात्मक होते हैं, लेकिन अभी तक भी ये नहीं पता है कि असलियत में है क्या। तो ये एक तरीके से किसी भी पार्टिकल की, किसी कण की एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो मैं यहां पे डेफिनेशन भी लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। इट इज अ property of a particle by virtue of which it can attract or repel, attract or repel to अनदर पार्टिकल, ठीक है। जल्दबाजी में थोड़ा बहुत हो जाता है तो एडजस्ट कर लीजिएगा आप। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टिकल बाय वर्च्यू विच इट कैन अट्रैक्ट और रिपेल टू द अनदर पार्टिकल। किसी भी पार्टिकल की, किसी कण की वह गुण जिससे वह किसी दूसरे कण को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकता है, क्या कहलाता है? चार्जेस कहलाता है। किसी भी पार्टिकल की वह प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो किसी अनदर पार्टिकल को, किसी दूसरे कण को अट्रैक्ट या रिपेल, आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकता है, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? चार्जेस या आवेश बोलते हैं। यदि किसी भी पार्टिकल में, मान लो ये है मेरे पास एक मार्कर है, इस मार्कर के ऊपर अभी कोई चार्ज नहीं है, तो ना तो ये इस दूसरे मार्कर को अट्रैक्ट करेगा, ना तो अपनी ओर आकर्षित करेगा, ना ही रिपेल करेगा, ना ही इसको प्रतिकर्षित करेगा। यदि इसके पास चार्ज है, इसके पास चार्ज वाली प्रॉपर्टी है, तो हो सकता है ये इस दूसरे पार्टिकल को आकर्षित करे, अट्रैक्ट करे या फिर रिपेल करे, प्रतिकर्षित करे। डिपेंड करता है कि इसके पास भी चार्ज है या नहीं है, लेकिन अभी तो हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यदि किसी पार्टिकल के पास में चार्ज है तो वो किसी दूसरे पार्टिकल को, किसी दूसरे कण को आकर्षित या प्रतिकर्षित, अट्रैक्ट और रिपेल कर सकता है। अदरवाइज ना वो अट्रैक्ट करेगा ना वो रिपेल करेगा, ठीक है। मैं यहां पे लिख देता हूं हिंदी में, किसी कण का वह गुण जिसके कारण वह किसी दूसरे कण को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकता है या करता है, आवेश कहलाता है। ये लीजिए, मैंने डेफिनेशन लिख ली है, आप यहां से डेफिनेशन नोट कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा कि चार्ज क्या होते हैं? एक ऐसी प्रॉपर्टी किसी भी पार्टिकल की, किसी भी कण की, या मैं ऐसे सिंपल वर्ड में कह दूं किसी भी कण या पार्टिकल का वह गुण जिसके कारण वो अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है किसी दूसरे कण को, किसी दूसरे कण को या दूसरे पार्टिकल को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकता है, उसको हम कहते हैं
आवेश। ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया है। अब बात करते हैं आवेश कितने तरीके के होते हैं। ठीक है, तो देखिए भाई टेबल समझा देता हूं मैं आपको, ताकि आपको एक ही बार में समझ में आ जाए। नोट्स को लेंदी रामायण महाभारत की तरह बड़ा लिखने से कोई फायदा नहीं है, उसे स्मार्ट तरीके से लिखना फायदेमंद होता है, ताकि गागर में सागर सुना होगा आपने, थोड़े में बहुत सारी नॉलेज आपको मिल जाए। ठीक है, तो आइए बात करते हैं सबसे पहले चार्ज, आवेश। ठीक है, चार्ज होते हैं दो तरीके से, एक होता है ऋणावेश, ऋणावेश, और एक होता है धनावेश। ठीक है, एक होता है नेगेटिव चार्ज, एक होता है पॉजिटिव चार्ज। ये मैंने यहां पे लिख दिया है, ऋणावेश, नेगेटिव चार्ज, एक होता है धनावेश, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब देखिए नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं वो डिपेंड किस पे करते हैं। जैसे हम सब जानते हैं कि ऋणात्मक आवेश के लिए, नेगेटिव चार्ज के लिए, नेगेटिव चार्ज के लिए हमेशा रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रॉन। इसके लिए हमेशा कौन जिम्मेदार होता है? इलेक्ट्रॉन। या ऐसे कह दो कि ये जो इलेक्ट्रॉन होता है यही ऋणात्मक आवेश को लेकर आता है, आता जाता है। या ऐसे कह दो इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश मिलता है। ठीक है, यदि कहने का मतलब है यदि इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहे हैं या पहली जगह से दूसरी जगह आ रहे हैं, मतलब या तो हो सकता है इलेक्ट्रॉन इससे इस मार्कर से इस डस्टर पर आ जाए या डस्टर से इस पर आ जाए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो उनका ऋणावेश का मान, नेगेटिव चार्जेस का मान बदलता है। क्योंकि जिम्मेदार कौन होता है? इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होता है किसके लिए? ऋणावेश के लिए। अब सबसे कॉमन सवाल जो अधिकतर बच्चों को नहीं आता है, धनावेश के लिए कौन जिम्मेदार होता है? फटाफट से नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखना है, मेरे को आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। देखे तो सही आप में कितनी नॉलेज है, आपने पिछली जो प्रीवियस क्लासेज आपने पढ़ी है 8, 9, 10 वहां क्या सीखा है, ताकि यह पता लग सके कि हमारा लेवल कहां तक है और हमें किस लेवल तक की मेहनत करनी है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में मैं आपका कमेंट का इंतजार करूंगा। आगे मेरी बात समझ में, तो मैं एक बार फिर दोबारा रिपीट कर देता हूं कि चार्जेस होते हैं दो तरीके से, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, धनावेश। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के लिए जिम्मेदार होते हैं इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉनों पर नेगेटिव चार्ज होता है। कहने का मतलब मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा, इसका मतलब किसकी बात चल रही है? नेगेटिव चार्ज की बात चल रही है। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए कौन जिम्मेदार होगा? यदि किसी पर मान लो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इस पे मैं मान सकता हूं कि चलो इस पे नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब यह हुआ कि इसके पास इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज है। लेकिन यदि मैं कहूं कि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, धनावेश है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसके पास इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, या फिर ऐसी कौन सी चीज है जो इसे धनावेशित बनाती है, पॉजिटिव चार्ज बनाती है? तो यही सबसे कंफ्यूजन वाला सवाल है, और मैं भी इसको आसानी से कन्वर्ट कर देता हूं। देखो, धनावेश के लिए भी इलेक्ट्रॉन ही जिम्मेदार होता है, इलेक्ट्रॉन ही जिम्मेदार होता है। दिमाग में कंफ्यूजन कि इसके लिए इलेक्ट्रॉन कैसे जिम्मेदार होगा? इलेक्ट्रॉन तो हमने सुना है कि नेगेटिव चार्जेस ही रखता है, नहीं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्जेस रखता है, लेकिन किसी भी पार्टिकल को, किसी भी पदार्थ को, मैटर को, ये नेगेटिव और पॉजिटिव बनाने का जो गुण है वो डिपेंड करता है किस पर? इलेक्ट्रॉनों पर, कि इलेक्ट्रॉन वहां से जा रहे हैं या इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन हमारी घर की बेटी है। क्या करती है घर की बेटी? आपने आज तक सुना होगा कि लड़की पराया धन होती है। हम कहते हैं होती नहीं है, लड़का लड़की एक समान है, लेकिन मैं बता रहा हूं जो नॉर्मली बात होती है। कहते हैं कि लड़की जहां भी जाती है अपना घर बनाती है। जब तक यहाँ है यह लड़की का घर है, वहां गई वहां वो लड़की का घर हो गया। नॉर्मली कहते हैं, मैं ओनली एग्जांपल ले रहा हूँ, कुछ कमेंट वमेंट नहीं कर रहा, बस समझाने का एक तरीका है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी वही है। जब तक इलेक्ट्रॉन हमारे पास है यह इलेक्ट्रॉन का घर है। ठीक है, मान लो इलेक्ट्रॉन मेरे पास है, ठीक है, तो अभी इलेक्ट्रॉन का घर मैं हूं, तो मैं ऋणावेशित हुआ, नेगेटिव चार्ज हुआ। अब इलेक्ट्रॉन मुझे छोड़कर चले गए हैं, इस बोर्ड पर आ गए इलेक्ट्रॉन, तो अब इलेक्ट्रॉनों का घर यह हो गया है, तो अब नेगेटिव चार्ज ये हो गया है, अब ऋणावेश इस पर आ गया है। तो फिर मेरे पे क्या आया? जब इलेक्ट्रॉन मुझे छोड़कर चले गए हैं तो अब मेरे पर धनावेश आया। कहने का मतलब है जब इलेक्ट्रॉन किसी कण को छोड़कर जाते हैं तो जिस कण को उन्होंने छोड़ा है, जिस पार्टिकल को वो लीव करते हैं, वहां पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज रहता है, और जहां पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं, जिस पार्टिकल पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, उस
कण पर, उस पार्टिकल पर हमेशा ऋणावेश आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। एक बार और मैं समझा देता हूं बाय एग्जांपल। ये हमारे पास जो है मार्कर है, इस पर इलेक्ट्रॉन है, तो अभी ये नेगेटिव चार्ज है। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस डस्टर के पास आ गए तो इसके पास क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन देखो यहां से इस पर आ गए हैं तो इसके पास हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसे छोड़कर जा चुके हैं, इलेक्ट्रॉन यहां से लेफ्ट कर चुके हैं, इलेक्ट्रॉनों ने इसको त्याग दिया है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इस पर आ गए हैं तो अब इसके पास हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो ये हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। इस पर आ जाएगा ऋणावेश और इस पर आ जाएगा धनावेश। कितना आएगा, कैसे आएगा, क्यों आएगा, किस मेथड से आएगा, ऐसा क्या तरीका है कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर हो गए, उसके बारे में हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें इसके लिए, तो दिमाग में ध्यान रखना है चार्जेस के लिए हमेशा जिम्मेदार कौन होता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन ही जिम्मेदार होता है। इलेक्ट्रॉन जहां रहता है उस वहां पर हमेशा नेगेटिव चार्ज रहता है, और इलेक्ट्रॉन जहां से ट्रांसफर होकर चला जाता है तो जिस जगह इलेक्ट्रॉन गया है वहां पर हमेशा नेगेटिव चार्ज आएगा, और जहां इलेक्ट्रॉन छोड़ चुका है अपनी जगह उस जगह पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे मेन बात जो बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है और हमने कभी इस पे फोकस ही नहीं किया। दुनिया में कोई ऐसा था क्या जिसने चार्जेस के बारे में पहली बार बताया, क्योंकि हर चीज कभी ना कभी तो खोजी गई है। तो सबसे पहले किसने बताया, सबसे पहले बताया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक है, इसका नाम मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या मायने हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन, थोड़ा एरर हो सकता है, हिंदी थोड़ी ऐसी है मेरी। बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये लीजिए मैं नाम लिख देता हूं। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो है चार्जेस के बारे में सबसे पहले बताया था, तो इसी के नाम पे, इस फ्रैंकलिन के नाम पे ही इसकी यूनिट्स रखी हुई है, इसके मात्रक रखे हुए हैं। तो बात करते हैं चार्जेस के यूनिट्स की। ठीक है, आइए बात करते हैं। यूनिट ऑफ चार्जेस, आवेश का मात्रक। ठीक है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों की जो यूनिट्स होती है वो सेम होती है। सबसे पहली बात, क्योंकि ओनली इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर पर डिपेंड करता है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इधर पॉजिटिव है तो मतलब इलेक्ट्रॉन ने जगह छोड़ दी, इधर नेगेटिव है मतलब इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और बात, किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी वस्तु पर जितने नेगेटिव चार्जेस होते हैं उतने ही पॉजिटिव चार्जेस भी होते हैं। ठीक है, कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे बनते हैं एग्जाम में कि चार्जेस निकालो, नेगेटिव चार्जेस निकालो। ठीक है, मैं बताऊंगा ऐसा न्यूमेरिकल आपको। ठीक है, तो वहां पर हमारे कंफ्यूज हो जाता है कि नेगेटिव चार्जेस है तो पॉजिटिव कितने, तो समझ जाना जितने नेगेटिव है उतने ही पॉजिटिव है, ये बात माइंड में रखना। उसने आपको चार्जेस निकालने को बोले नेगेटिव और पॉजिटिव, आप लिख सकते हो ये नेगेटिव चार्जेस है और इतने पॉजिटिव चार्जेस है करके। आगे बताऊंगा, कंफ्यूज मत हो, ये मत सोचो कि सर क्या बता रहे हैं, अभी बस सुनो। ठीक है, आज तो फर्स्ट क्लास है, स्टार्ट हुआ है, टाइम लगेगा। ठीक है, गाड़ी स्टार्ट हुई है, थोड़ा जोर तो आएगा ना, व्रूम व्रूम करते थोड़ी चालू हो जाती, लगाई चाबी और गायब हो गए हम डायरेक्ट, थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, इंजन गर्म होगा, माइंड पे प्रेशर पड़ेगा और फिर उसके बाद में चलेगी हमारी गाड़ी शानदार तरीके से। स्पीड पकड़ने में टाइम लगता है, तो थोड़ा वेट करिए। आगे मेरी बात समझ में, चलो देखिए बात करते हैं आवेश के मात्रक क्या होते हैं। आवेश का जो एसआई यूनिट है, एसआई मात्रक, चार्ज का जो एसआई यूनिट है, आवेश का जो एसआई मात्रक है वो होता है कूलाम। कभी कभी स्पेलिंग मिस्टेक भी हो जाती है, थोड़ा सा देख लेना है ना। कूलाम, थोड़ा सा फोकस इधर उधर हुआ और बस मामला गड़बड़ा गया। ठीक है, कूलाम होता है। ठीक है, इसे सी से डिनोट करते हैं, इतना तो हमने सबने पढ़ा होगा। ठीक है, इसके अलावा भी होता है इसकी यूनिट, देखो एक कूलाम को 1 एम्पियर सेकेंड लिखते हैं। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए भी, एम्पियर सेकेंड। एम्पियर सेकेंड, ये भी इसकी यूनिट है। ये यूनिट क्यों काम में लेते हैं, क्योंकि इससे हम निकाल सकते हैं इसकी डायमेंशन, इसकी विमाएं। बहुत जरूरी है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में या आप नेशनल चैलेंजर्स एग्जाम देने जाओ या आप एयरफोर्स नेवी एनडीए देने जाओ, आईआईटी नीट का देने जाओ, वहां पर एक क्वेश्चन जरूर आएगा
डायमेंशन से रिलेटेड, और डायमेंशन हम रटते हैं। मतलब तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंटों को देखा है रटने बैठ जाते हैं M1 L1 T-2 T-3 इस तरीके से। तो रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे आप किसी की भी खुद भी डायमेंशन निकाल सकते हो बिना कुछ याद करे हुए, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सारा खेल कॉन्सेप्ट का है रे बाबा, समझ गए मेरी बात। आइए एम्पियर सेकेंड, तो मैं यहां से आपको डायमेंशन निकाल के दिखा देता हूं। डायमेंशन वी माइनस, देखो एम्पियर जो होता है वो खुद एक जो है मूल मात्रक है, फंडामेंटल यूनिट्स है, और सेकंड जो है वो भी फंडामेंटल यूनिट्स है, मूल मात्रक है। तो देखो यहां पर केजी नहीं है, कहीं पर केजी नहीं है तो केजी को डिनोट करते हैं एम से, तो उसके ऊपर जो है पावर आएगी 0। यहां पर देखो मीटर भी नहीं है, लेंथ से रिलेटेड कोई भी चीज नहीं है, तो L टू दी पावर 0। अब बात करते हैं सेकंड, समय है यहाँ पे, टाइम है, ये रहा सेकंड। सेकंड है, सेकंड के साथ में पावर कितनी है 1, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे T1। और इसके अलावा अब बची ये बात एम्पियर की, तो एम्पियर खुद एक फंडामेंटल यूनिट है, मूल मात्रक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं एम्पियर को A1। तो ये हमारी चार्ज की जो है डायमेंशन आ गई है, ये लीजिए ऐसा यूनिट्स आ गई है, ठीक है। ऐसा यूनिट्स कुलाम होती है, 1 कुलाम में 1 एम्पियर सेकंड भी लिख सकते हैं हम इसको, कुलाम को एम्पियर सेकंड लिखा जा सकता है। काम आता है डायमेंशन लिखने में, क्योंकि ये जो कुलाम है, जो C है, वो डिराइव क्वांटिटी है, मूल मात्रक नहीं है ये, ठीक है। ये डेरिवेटिव क्वांटिटीज है, व्युत्पन्न राशि है, ठीक है। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज है, इस वजह से हमें जो डायमेंशन लिखनी होती है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज में लिखनी होती है, इसलिए एम्पियर सेकंड काम में लिए। आगे मेरी बात समझे, अभी देखिए इसके अलावा इसकी यूनिट सीजीएस में भी पूछी जा सकती है। सीजीएस यूनिट बहुत जरूरी है, एग्जाम में पूछा ही गया है, और मैंने अभी आपको बोला था ना कि फ्रैंकलिन के नाम पे इसकी यूनिट निकाली गई है, तो वो सीजीएस में निकाली गई है। तो सीजीएस में यूनिट कैसे निकालते हैं ये देख लीजिए। तो सीजीएस में लिखने के लिए मैं आपको लिख दूं, एक कूलाम को सीजीएस में लिखना है तो उसे लिखना पड़ेगा 3 × 10⁻9 ESU प्लस 9 ESU स्टेट कूलाम या फ्रैंकलिन, ठीक है। तो सीजीएस यूनिट में जो यूनिट होती है वो होती है स्टेट कूलाम या फ्रैंकलिन। मैं यहां पे लिख देता हूं स्टेट कूलाम, और फ्रैंकलिन। नोट्स में लिख लेना है आपको ये, ठीक है। एक कूलाम जो है एमकेएस यूनिट, ठीक है, और ईएसयू जो है सीजीएस यूनिट। तो एमकेएस यूनिट या ऐसा यूनिट को सीजीएस में जब भी कन्वर्ट करना हो तो एक कूलाम की जगह हम लिखेंगे 3 × 10⁻9 ESU। समझ गए, ESU मतलब स्टेट कूलाम या फ्रैंकलिन। मैंने दोनों के लिए लिख दिया, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए, ठीक है, समझ लीजिएगा। आगे मेरी बात सुनिए, इसके अलावा इसका एक और यूनिट है फेराडे, ठीक है, FARADAY। इट्स फेराडे, नॉट फेरड। दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा। फेरड जो है कैपेसिटर की यूनिट होती है, संधारित्र की यूनिट होती है, आगे आएगा, ठीक है। फेराडे चार्ज की यूनिट होती है, ध्यान रखना। फेराडे किसकी यूनिट है? चार्ज की यूनिट है। तो फेरड नहीं है, ये फेराडे है, और इसमें होता है कूलाम, 96500 कूलाम, इतना चार्ज होता है, ठीक है। कुछ ज्यादा बड़ी यूनिट है, काम आ सकती है हमारे, कभी एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा चार्ज जो है, जो कूलाम से जो हम मापते हैं वो क्या होता है कि बड़ी क्वांटिटी होती है, तो उसको छोटों में नापा जाता है, जैसे नैनो, पिको, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लिख आ सकता है 1 मिली कूलाम, तो 10⁻³ है इसका मतलब। मिली कूलाम यूनिट है, मैं मिली की बात कर रहा हूं, एम की, 10⁻³ कूलाम। यदि आपके पास आ जाए नैनो कूलाम, माइक्रो कूलाम, तो बात करते हैं माइक्रो की, म्यू की, तो माइक्रो का मतलब होता है 10⁻6 कूलाम। फिर आ जाए नैनो कूलाम, 1 नैनो कूलाम, नैनो यानी 10⁻9 कूलाम। और आ जाए पीको कूलाम, पी, तो पीको का मतलब होता है 10⁻12 कूलाम।
ये आप ध्यान रखिएगा, ये टेबल ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है और आगे आने वाला है, बहुत जगह आने वाली है सब। ये कुलाम बदल सकता है बट माइक्रो, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको ये फिक्स है। 11th में भी आपने पढ़ा होगा लेकिन फिर भी नहीं याद है तो आप यहां से देख सकते हैं, ठीक है। बहुत ही जरूरी टॉपिक है, ठीक है। छोटी क्लास रहेगी आज की, ज्यादा मैं बर्डन नहीं देना चाहूंगा। चार्ज क्या है, चार्ज की यूनिट क्या है, काफी इतना डिस्कस हम कर चुके हैं, तो ठीक है। कल की जो क्लास होने वाली है वहां बहुत शानदार होने वाला है। चार्जर जो होती है उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, ठीक है, किस तरीके से किसी भी पार्टिकल को हम चार्ज कर सकते हैं, आवेशित कैसे किए जाते हैं, उनका क्या मेथड होते हैं, ये सब हम कल की क्लास में पढ़ने वाले। कल की क्लास शानदार होने वाली है तो डोंट मिस इट। आगे मेरी बात समझ में, आज की क्लास इतनी, फर्स्ट क्लास है, छोटी रखनी है, टेंशन कम रखना है, ठीक है। अभी बहुत टाइम है, हमें शानदार तरीके से पढ़ना है। आगे मेरी बात समझ में, तो यदि आपको क्लास पसंद आई है, वीडियो सच में आपने एंजॉय किया है तो एक लाइक तो बनता है बॉस। नीचे जो है लाइक का बटन, उस पर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए यदि आपने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, और जो बेल आइकन उस पर क्लिक करना मत भूलिए। इसके अलावा मैंने जो है पूरी प्रीवियस क्लासेस की जो हमारे पास जो लिस्ट है, जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहां आप हमसे जुड़ सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन, स्टडी मटेरियल, नोट्स, पीडीएफ वो सब मिल सके। 1-2 दिन के बाद में आपको वीडियोस के नीचे लिंक मिलने लग जाएगा पीडीएफ का, जहां से आप डायरेक्ट नोट्स की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। आगे मेरी बात समझ में, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।